नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच बहुत बड़ी खबर है। यह आगजनी में पूर्व पीएम की पत्नी की मौत की खबर है। पूर्व पीएम जल्लाद खनाल की पत्नी की मृत्यु हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने राजलक्ष्मी को बुरी तरीके से पीटा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से पहले तो घर पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, और ये भी जानकारी मिल रही है कि राजलक्ष्मी जो कि पूर्व पीएम की पत्नी भी पीएम की पत्नी रही थी, और ऐसे में पूर्व पीएम की पत्नी की मृत्यु की खबर अब मिल रही है। प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले तो बताया ये गया कि उन्हें बुरी तरह बेरहमी से पीटा गया, और उसके बाद अब ये खबर मिली है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह पीट करके घर में आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने राजलक्ष्मी को बुरी तरीके से पीटा था। आगजनी में पूर्व पीएम की पत्नी की मौत की खबर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, सर सबसे पहला सवाल तो जिस तरीके से अभी हम सुन रहे हैं कि अचानक से पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को बुरी तरह पीटा जाता है, अब उनकी मृत्यु की भी खबर आ रही है, हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। इस वक्त नेपाल की स्थिति में हम कब तक सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, स्थिति में कब तक सुधार होगा ये भविष्य का सवाल है सुरभि, लेकिन जो बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को बता रही हैं, ना सिर्फ ये बड़ी खबर है बल्कि दुखद खबर है। ये उतनी ही दुखद है जितना कि आंदोलन की शुरुआत होती है और फिर गोली चलाने का आदेश मिलता है। एक एक करके आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारियों की जान चली जाती है, जिनकी संख्या अब तक आंकड़ों के मुताबिक 23 तक पहुंच गई। जो जख्मी है उनकी संख्या 250 या उसके ऊपर है। लेकिन उस बीच में जब आपने पूर्व पीएम और उनकी पत्नी का जिक्र किया कि पूर्व पीएम की पत्नी के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उनको आग के हवाले किया गया और बुरी तरह से जख्मी हालत में शायद उनको अस्पताल ले जाया गया, किसी जगह पर उनको ले जाया गया, इलाज देने की कोशिश की गई, लेकिन अब यह दुखद खबर आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। यह नेपाल के लिए अपने आप में बहुत शर्मनाक भी है कि एक तरफ सत्ता में बैठे लोग और उनके परिवार के लोगों को उनकी वजह से या उनके कृत्यों की वजह से जान देना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए कि पूर्व पीएम की तो सक्रियता सीधी राजनीति में थी, लेकिन क्या उनके पत्नी की भी सक्रियता राजनीति में थी? लेकिन उस राजनीति का या फिर उस राजनीतिक द्वेष का वो शिकार हो गई हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उतना ही जितना कि उन आंदोलनकारियों के लिए है जो अब सवाल पूछ रहे हैं, खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमने तो सिर्फ एक आंदोलन किया था, अपनी मांग रखी थी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या मांग करने पर सीधी हमारे सर में गोली मारी जाएगी? आपने कुछ युवाओं को भी सुना होगा, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी कि हम उन आंदोलनकारियों के साथ साथ खड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि हम तो मांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जानबूझकर ये थोपा गया हिंसा और तब मजबूरन हमें यहां पर तोड़फोड़ करनी पड़ी, आगजनी करनी पड़ी। जिस बड़ी खबर का आप जिक्र कर रही हैं, उस जिक्र के बाद जब आपने सवाल यह किया कि कब तक वहां के हालात सुधर जाएंगे, फिलहाल मुझे वहां के हालात इतनी जल्दी सुधरते नहीं दिख सकते हैं। उम्मीद जरूर करेंगे पड़ोसी मुल्क होने के नाते कि वहां के हालात जल्द से जल्द सुधर जाए। और अब वहां पर क्या एक नई सरकार का गठन होता है, क्या व्यवस्था बनती है? सेना प्रमुख ने अपील की है कि आप शांत रहिए। खुद बालेन शाह का आपने जिक्र किया, बालेन शाह जो एक नया और बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे हैं, उन्होंने भी इन प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि आप अपने घरों के लिए वापस लौटें। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी जो मांग थी उसको पहुंचा चुके हैं, यानी जितना विद्रोह करना था वो हो चुका है, वो आक्रोश में और आंदोलन में या प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अब कोई अशांति ना फैले, आप अपने घरों की तरफ वापस लौटें। लेकिन इतना सामान्य होगा, इतना सरल होगा, क्योंकि आंदोलनकारियों ने आपने बताया कि जैसा सिर्फ यहां पर एक पूर्व पीएम की पत्नी का निधन नहीं हुआ, इसके पहले एक डीएसपी की भी पीट कर हत्या कर दी गई। वो डीएसपी जिन्होंने आदेश
दिया था इन आंदोलनकारियों या फिर कहे प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चलाने का। और वो आदेश कहां से आया था? वो आदेश किसी पुलिस अधिकारी का नहीं था, बल्कि वहां की सरकार, वहां के सेना के प्रमुख का हो सकता है, सरकार का हो सकता है, पुलिस के प्रमुख का हो सकता है, क्योंकि सीधा जो संदेश दिया गया था कि आंदोलनकारियों से गोली से निपटना है। ओली की सरकार जब गोली से निपट रही थी तो उसका खामियाजा ओली को भी भुगतना पड़ा है और मौजूदा वहां के तमाम पदाधिकारियों को, सेना से जुड़े लोगों को या फिर सरकार से जुड़े लोगों, यहां तक कि जो न्यायालय से जुड़े लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ा है। वहां के न्यायालयों तक जब प्रदर्शनकारी पहुंच गए तो तोड़फोड़ और आगजनी वहां पर भी हुई है। तो इतना सरल नहीं है कि स्थिति सामान्य हो जाए। जी सर, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि नेता इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन आखिर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं विफल क्यों नजर आ रही है? नेपाल की आर्मी क्या कर रही है इस वक्त? इसको लेकर भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त। देखिए, जब तख्ता पलट होता है तो वहां पर सिर्फ सेनाएं तख्ता पलट नहीं करती हैं। जब तख्ता पलट होता है, जब गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो कुछ ऐसा भी मंजर दिखाई देता है। इतिहास इसका गवाह है। कई जगहों पर आप देखिए, ताजा उदाहरण आपने देखा था कि क्या हाल था श्रीलंका का और क्या हाल बांग्लादेश में था और अब क्या हाल नेपाल का है। नेपाल में जब गृह युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति आ गई तो आपने सवाल किया कि सेना, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने सवाल किया कि पुलिस, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो पुलिस भी अपने आप में घिरती हुई दिख रही है। एक तरफ उनको गोली चलाने का आदेश है और दूसरी तरफ गोली खाने का डर भी है। वो डर जो आज डीएसपी की हत्या के बाद दिखाई दिया, वहां पर चंद पुलिसकर्मियों को आप सामने खड़ा करके और गोली चलाने का आदेश देकर इतनी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं किसी भी नेतृत्व में काम नहीं कर रहे। वो दिशाविहीन आंदोलन में चल रहे हैं, वो दिशाविहीन आंदोलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो गोली खाकर अपने सरकार से निपटने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या आप उनको काबू में कर पाएंगे? कब तक काबू में कर पाएंगे? और जब पुलिस वहां पर गोली चलाएगी, सेना वहां बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेगी, तो खामियाजा कौन भुगतेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल था, जिसका जवाब कल और आज की तस्वीरों से बयां होता है। तो जो आपका मूल सवाल यहां पर है कि सेना के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खुद वहां की सरकार पर सवाल था और सरकार के खिलाफ सवाल था। वो सवाल सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं, वो सवाल वहां पर भ्रष्टाचार था, वो सवाल वहां पर रोजगार था, बेरोजगारी थी और इसके साथ साथ वो नेपोटिज्म भी था, जिसको लेकर वहां का एक खास युवा वर्ग बहुत आक्रोशित था कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं और जो बड़े घरों के बेटे, उनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर नेपोटिज्म फैला रहे हैं। वो एक शैम्पू इतने का इस्तेमाल करते हैं जितना सालाना उनकी आय है। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिसकी की चर्चा जब बढ़ेगी आगे तो उस पर दूर तक बात होगी। सर, एक आखिरी सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है इस वक्त कि जिस तरीके से हमने हालात अफगानिस्तान के देखे थे, पाकिस्तान में देखा, उसके बाद म्यांमार के हालात बदले, श्रीलंका, बांग्लादेश के हालात बदले। सर, जब इस तरीके की स्थिति जो आज नेपाल की नजर आ रही है, इस तरीके की स्थिति जब भी किसी देश में होती है, सर, किसी भी देश को इस स्थिति से उभरने में लगभग कितना समय हम मान सकते हैं कि लग जाता है, या स्टेबिलिटी उस तौर पर आ ही नहीं पाती? आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि अगर अफगानिस्तान से हम तुलना करें तो मैं नेपाल और अफगानिस्तान की फिलहाल कोई तुलना नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान में फिर सरकार किसके हाथों में है, किन लोगों के जरिए वहां पर सत्ता चल रही है, हो सकता है कि वो चर्चा शायद गलत दिशा में चल जाए। इस वजह से मैं चाहूंगा कि उस पर हम ना जाए, बेहतर है हम नेपाल और भविष्य में कितनी जल्दी इसमें सुधार होगा उस पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन होता है, नया नेतृत्व आता है, क्या तस्वीर बनती है, उसके बाद ये कब तक सजेंगे संवरेंगे। और एक ऐसा मुल्क जिसको कहा जाता है कि बड़ा छोटा है लेकिन उसकी रंगत अलग तरीके की है। राजनीतिक वहाँ की जो चर्चाएं थी, कब वामदलियों का वहाँ पर विचार इतना जल्दी से हावी हो गया और उनके जरिए चीन का कितना इंटरफेरेंस हो गया, या फिर भारत इसको कूटनीति के लिहाज से कैसे देखता है और अब भारत का रुख क्या होगा, इन सवालों को शायद अभी छोड़ देना चाहिए, भविष्य के गर्भ में रहें तो बेहतर है। सुरभि, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए हमें ये बाकायदा समझाया कि किस तरीके से इस वक्त जो नेपाल में स्थितियां हैं, उन स्थितियों को पूरी तरह ठीक होने में न जाने कितना समय लगेगा, लेकिन तख्ता पलट की जो तस्वीरें अब सामने आ रही है, यहाँ पर युवाओं का जो आक्रोश नजर आ रहा है, वो कैसे नेपो किड हैशटैग जो ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलते चला गया और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे अचानक से इतने बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो गया कि न जाने अब तक कितने मंत्रियों को चोटें आ चुकी हैं, कई लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, कई मंत्रियों, कई नेताओं को चोटें आई हैं। और ऐसे में इस बीच हमने आपको यह भी जानकारी दी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की दुखद मौत की भी खबर सामने आई। बताया ये गया कि पहले तो प्रदर्शनकारी जो थे उनके घर पर पहुंचे, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और उसके बाद
न केवल पूर्व प्रधानमंत्री से बदतमीजी बदसलूकी की गई, लेकिन उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उनकी पत्नी को भी बेरहमी से पहले पीटा गया। और जब घर में आग लगाई गई उसी दौरान उनकी पत्नी को भी बताया गया कि बेहद गंभीर चोटें आई और उसके बाद उनकी मृत्यु की खबर कुछ देर के बाद ही सामने आ गई। इस बीच आपको यह भी बता दें कि नेपाल को लेकर के भारत की एडवाइजरी भी अब जारी हो चुकी है। लोगों से अभी नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली से नेपाल की सारी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोगों से यह अपील की जा रही है कि अगर कोई भी इस वक्त नेपाल जाना चाह रहा है तो ऐसे में अपनी यात्रा टाल दे। तो दिल्ली से नेपाल की सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। तो नेपाल को लेकर भारत की एडवाइजरी है, लोगों से अभी नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। तो रेस्ट लिस्ट नेपाल इसे इस वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त न जाने अभी कब तक पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रित हो पाएगी, पूरी तरीके से शांति बहाली आखिर नेपाल में कब होगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इंतजार उस समय का ही करना होगा कि जब ये युवा वर्ग का गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि युवाओं का ये कहना है कि आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। उनकी ओर से कई तीखे सवाल उठाए गए और पूछा गया कि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो सबसे पहले क्यों जानबूझ करके उन तमाम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को उकसाया गया। और जिस तरीके से उनकी आंखों के सामने उनके जान पहचान के लोगों पर जब गोलियां चली तो उसके बाद से ये वो युवा वर्ग है जो कि आक्रोशित हो उठा। और उसके बाद से ये जो प्रदर्शन आपने देखा नेपाल में जो अभी भी जारी है, उसकी आग किस कदर फैली और किस तरह इस वक्त नेपाल की तस्वीर को आप बदला हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जिस खूबसूरती के लिए नेपाल को जाना जाता था अब उसकी वो खूबसूरती भी तहस नहस हो चुकी है। संसद भवन, इसके साथ साथ में कई नेता, न जाने कितनी बर्बादियां यहां पर नेपाल में इस वक्त लोगों को देखनी पड़ी है। फिलहाल ये भी बड़ी खबर आपको नेपाल से जुड़ी हुई बता दें कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों का इस वक्त उत्पात जारी है। नेपाल में संसद भवन को जला दिया गया, नेपाल में राष्ट्रपति भवन को तक आग लगा दी गई, नेपाल के संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट तक को फूंक दिया गया। तो आप सोचिए प्रदर्शनकारियों की ओर से पब्लिक प्रॉपर्टी को किस कदर डैमेज किया गया है। बताया यह जा रहा है कि संसद भवन भी सुरक्षित नहीं रहा, वहां उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन को तक आग लगा दी गई है आंदोलनकारियों की ओर से। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जब प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की, यहां तक कि संसद भवन के भीतर तक घुस गए, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करके वहां आगजनी की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों की ओर से कैसे केवल पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया है, लेकिन उस संसद को भी नुकसान पहुंचाया गया है जहां से तमाम संविधानों की जब रचना होती है और उसके बाद से उस संविधान को किसी भी देश पर लागू किया जाता है, देश के जो हित के मुद्दे होते हैं, देश से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर जिस संसद के भीतर चर्चा होती है, उसे तक किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रदर्शनकारियों का गुस्सा है और प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत हमने की थी, लेकिन इसे भड़काने का काम जानबूझकर किया गया कुछ लोगों की ओर से। हालांकि अभी इसमें कई ऐसे एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना और कहना है कि इसे प्रोवोकेटिव बनाया गया है और किसी तीसरे देश का हाथ हो सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कुछ लोगों की ओर से भी। तो फिलहाल ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिन एंगल्स को लेकर के बातचीत हो रही है कि आखिर किस तरीके से नेपाल इस वक्त इस आग में झुलस रहा है। और नेपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर और बता दें आपको कि फायरिंग के आदेश देने वाले डीएसपी की भी हत्या कर दी गई है। भीड़ ने डीएसपी को पीट करके मार दिया। तो मॉब लिंचिंग के मामले लगातार वहां से सामने आ रहे, कैसे भीड़ हत्यारी साबित हो रही है, डीएसपी की तक जान ले ली गई है। भीड़ ने डीएसपी को पीट कर मार दिया है। तो नेपाल से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से इस वक्त नेपाल में अशांति का माहौल है। ये प्रदर्शन लगातार हिंसक होता चला गया और उसके बाद से आपने देखा कि कैसे न केवल संसद लेकिन राष्ट्रपति भवन को तक आग के हवाले कर दिया गया। कई मंत्रियों को पीटा गया, कई नेताओं को दौड़ा करके पीटा गया, उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और अब ये भी खबर है कि फायरिंग के आदेश देने वाले डीएसपी को लोगों ने पीट कर मार दिया है। जिस डीएसपी की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि भीड़ पर फायरिंग शुरू की जाए,
और उसी फायरिंग के बाद से आपने देखा कि लगभग 21 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और उसके बाद से भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि आदेश देने वाले डीएसपी को ही पीट करके मार दिया गया है। तो फिलहाल नेपाल की स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये जेन जी का ये पूरा प्रोटेस्ट था और इसी प्रोटेस्ट को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया बैन को लेकर के इसकी शुरुआत हुई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से इतना ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया कि अब यहां पर कई मंत्री नेताओं के, यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के इस्तीफे सामने आ चुके हैं।